गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 फाउंडेशन कोर्स में अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट मॉड्यूल में हम पहला चैप्टर थ्योरी पढ़ रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो हम उस वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लें ताकि आपको ये आगे का वीडियो समझ में आ जाए। हमने फाउंडेशन में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग में, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इसका फर्स्ट यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली थी। पेज नंबर 4 जो ICAI का मॉड्यूल है आपका स्टडी मटेरियल है, उसके पेज नंबर 4 पे अब हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपको समझना होगा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। वैसे तो आप 11th-12th में ही पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग के बारे में, पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है, कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, कुछ डीप एनालिसिस दिया गया है, तो आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर समझना होगा। तो वैसे ये पूरा पढ़ने से पहले हम शॉर्ट में अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि हमें जब हम ये रीड करें पैरा तो हमें समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है या अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अकाउंटिंग में बेसिकली ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्टेप्स होती हैं। किसी भी अकाउंटिंग को अगर आपको समझना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है अकाउंटिंग में वो होती है रिकॉर्डिंग। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं आप, तो अकाउंट में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो बिज़नेस से रिलेटेड हो। हम अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। जो भी बिज़नेस आप करते हैं उस बिज़नेस में जो डे टू डे की एक्टिविटी हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। और केवल बिज़नेस में भी उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं। मनी मेज़रमेंट, जिसमें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में। जैसे आपने कोई गुड्स परचेज़ किया और आपने 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया, गुड्स खरीदा, सामान खरीदा और 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया, तो आप इसे मनी में मेजर कर रहे हैं। आपने 1 लाख का पेमेंट किया है तो आप इसे बिज़नेस में रिकॉर्ड करेंगे। पर एक और एग्जांपल, नॉन मॉनेटरी चीज़ों का बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कोई एम्प्लॉय सिक हो गया, बीमार हो गया और वो लीव पर है, छुट्टी पर है 4 दिन से, अब उसके नहीं आने से कितना नुकसान हुआ ये मेज़र नहीं कर सकते हैं आप। अगर करेंगे भी तो भी वो कोई लॉजिकल नहीं होगा, वो आपकी प्रिजम्पशन होगी। अजम्पशन के बेस पे आप करेंगे कि 1 लाख का नुकसान हुआ, 5 लाख का नुकसान हुआ, ये कोई लॉजिकल नहीं माना जाएगा। आपके पास कोई बेस नहीं है इस नुकसान को कैलकुलेट करने का, तो ये नॉन मॉनिटरी थिंग्स हैं, मतलब इसे मनी में मेज़र नहीं कर सकते आप, तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपन। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है अकाउंटिंग में वो रिकॉर्डिंग होती है, यानी आपको उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना होता है जो मनी में मेजर हो सकते हैं। और इसके लिए बहुत इजी है, आजकल तो बिल देता है ऑर्गेनाइजेशन, बिल, इनवॉइस। आपने खरीदा होगा तब भी किसी ने बिल दिया होगा आपको, तो उसमें मनी अमाउंट लिखा होगा कितने का वो सामान या सर्विस है। आपने किसी को बिल दिया होगा या इनवॉइस दिया होगा तो आपने उसमें लिखा होगा आपने कितने का सामान उसे बेचा है, कितनी वैल्यू आपने चार्ज की है। तो बिल और इनवॉइस एक तरह से आप बोल सकते हैं, इनके बेस पे आप ट्रांजैक्शन को मेज़र करते हैं, मनी में मेज़र करते हैं, और जो वैल्यू होती है उसे फिर आप रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। तो पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग। और हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, उस बुक को हम जर्नल बोलते हैं। जिस बुक में आप इनिशियली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सकता है, उस बुक को आप जर्नल नाम देते हैं अकाउंट में। तो ये पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप की हम बात करेंगे अब क्लासीफाइंग। सेकेंड स्टेप होगी क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब आप जो एक जैसे ट्रांजैक्शन हैं उन्हें एक जगह लाके रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे आप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सर इससे तो समझ में नहीं आया, इसे हम समझते हैं। जैसे आपकी कंपनी सेल कर रही है कस्टमर्स को, और आपके 1 लाख कस्टमर हैं या 10,000 कस्टमर हैं, 10,000 कस्टमर हैं जो आपसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो ये आपके लिए सेल हो गई। तो अलग अलग डेट को ही होगी ना परचेज, ये थोड़ी कि आज ही आपने सारे कस्टमर को एक साथ सामान भेज दिया होगा। हो सकता है किसी कस्टमर ने आपसे 1 जनवरी को सामान खरीदा हो, किसी कस्टमर ने 15 जनवरी को गुड्स परचेज़ किया हो, किसी कस्टमर ने 2 फरवरी को परचेज़ किया हो, लाइक दैट। तो इस तरह से डिफरेंट डेट हो सकती हैं। तो इन सारे डिफरेंट डेट्स पे जो सेल हुई है वो तो आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दी डेट वाइज की, इस दिन हमारी इतनी सेल हुई, इस दिन हमने इस कस्टमर को बेचा, इतने कस्टमर को बेचा, लाइक दैट। तो आपने डिफरेंट डेट को रिकॉर्ड किया होगा जर्नल में। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सेल टोटल कितनी हुई है, तो मैं
ऐसा तो है नहीं कि पेज पलट पलट के देखूंगा, या सिस्टम में जाके, अगर आप ऑनलाइन अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो सिस्टम में पेज क्लिक कर करके बदल बदल के देखूंगा। तो इन सारे सेल को हम समराइज करके कि टोटल सेल कितनी हुई है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी टोटल जनवरी फरवरी की सेल कितनी हुई है, उसे समराइज करके एक जगह मुझे लाना होगा। तो उसके लिए मुझे सेल अकाउंट मेंटेन करना होता है, जिसे हम मेंटेन करते हैं लेजर में। लेजर बोलते हैं उस बुक को जहां आप समराइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कई सारे ट्रांजेक्शन जो एक ही चीज़ से रिलेटेड, वो सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, कोई असेट भी हो सकती है। तो आप उन सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं और उसको लेजर में आप रिकॉर्ड करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। पहली स्टेप होती है जर्नल, जो इनिशियल आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, उसे जर्नल बोलते हैं उस बुक को, और हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। सेकंड स्टेप होती है क्लासीफाइंग, आप जो डिफरेंट डिफरेंट जगह आपने अकाउंटिंग में जो जर्नल में एंट्रीज की हैं, जो रिकॉर्डिंग की है, उनको आप समराइज करके एक ही लेजर में लेके आते हैं, एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, उस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। थर्ड स्टेप होती है समरी निकालना। अब आपने एक जगह ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद समरी। समरी का मतलब क्या है, यहाँ पर फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी आपने जो एक्सपेंसेस किए, जो इनकम आपने अर्न की, उसके बेस पे आपको पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो आप पीएनएल स्टेटमेंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे कि भाई कितने एक्सपेंस हुए और कितनी इनकम हुई। अगर इनकम एक ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हुए तो डेफिसिट या लॉस होगा। इसी तरह बैलेंस शीट बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी और असेट को रिकॉर्ड करेंगे कि मेरी ये लायबिलिटी और ये असेट है, किसके बेस पे, लेजर के बेस पे। लेजर के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर आप पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट इसमें प्रिपेयर करते हैं। ये समरी होता है, ये समरी मतलब साल भर का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पीएनएल से कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। और बैलेंस शीट तो एक सिंगल डे की आपको सिचुएशन बताती है कि आज के दिन आपके पास ये असेट है और ये लायबिलिटी है। तो समरी में हम इन चीज़ों को, समरी का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से है। तो अकाउंटिंग में पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो मॉनेटरी नेचर के ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड स्टेप होती है क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट जगह आपने जर्नल में एंट्रीज की हैं सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उन सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह लेके आना, उसे बोलते हैं आप क्लासीफाइंग करना, लेजर। उस बुक को हम लेजर बोलते हैं जिसमें आप ऐसा करते हैं। तीसरी स्टेप होती है समरी। लेजर के बेस पे आप समरी प्रिपेयर करते हैं। समरी का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन से है, आप इसमें पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, और फिर बैलेंस शीट आप यहाँ पे बनाते हैं। तो 3 स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप होती है एनालिसिस करना, एनालाइजिंग करना, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब जो आपका पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला, भाई पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता तो प्रॉफिट जनरेट होगा आपका या लॉस जनरेट होगा। तो आप इसे फिर एनालाइज करेंगे ना कि भाई मेरा, अगर मान लीजिए लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ था और इस साल आपका प्रॉफिट केवल 80 लाख ही रह गया, तो कम क्यों हुआ। आप इसको एनालाइज करेंगे कि रीज़न क्या रहा है इसके पीछे, जबकि आपने मेहनत तो उतनी ही की, बल्कि आपने कोशिश की कि बढ़ना चाहिए प्रॉफिट, और ये तो कम हो गया, 1 करोड़ था 80 लाख रह गया। तो आप इसके रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। रीज़न बहुत से हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो कई प्रोडक्ट बेचते हो, लास्ट टाइम मान लीजिए अब ए बी सी 3 तरह के प्रोडक्ट बेचते थे, अब आपने सी प्रोडक्ट बेचना इस साल बंद कर दिया होगा, तो आपकी सेल कम हो सकती है। दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि आप इस बार मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, यानी जो सामान आप खरीद के लाते हैं वो महंगा हो गया, तो आपकी परचेज कॉस्ट बढ़ गई, तो एक्सपेंस बढ़ेंगे और आपकी सेल उतनी नहीं हो रही है, तो भी आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना होता है मैनेजमेंट को। जो मैनेजमेंट होता है वो फाइंड आउट करता है कि क्या रीज़न रहा कि हमारी जो प्रॉफिट या लॉस है वो कम हो गए। अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो भी रीज़न फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आप खुश हो जाएंगे, आप उसका भी रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, और अगर बढ़ा है तो किस रीज़न से बढ़ा है। जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप उसमें मेहनत करेंगे, वर्कआउट करेंगे, ताकि आप और प्रॉफिट बढ़ा सकें। तो चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, एनालिसिस दोनों ही केस में आपको करना है, और लॉस के केस में तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा।
इसी तरह बैलेंस शीट में जो आपकी एसेट और लायबिलिटी बताता है, अगर लायबिलिटी और एसेट की सिचुएशन भी चेंज हुई है, सपोज लास्ट ईयर लायबिलिटी कम थी इस बार बढ़ गई, या लास्ट ईयर एसेट ज़्यादा थी इस बार कम हो गई, तो ये भी आप एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी एसेट इंक्रीज हुई तो क्यों हुई, रीज़न क्या है उसके पीछे, या डिक्रीज हुई तो क्यों हुई। आपको एनालिसिस करना होता है ताकि आप उसके बेस पे डिसीजन ले सकें। तो ये नेक्स्ट स्टेप थी फोर्थ। पहली स्टेप थी रिकॉर्डिंग, जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जाता है। जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं उसे आप जर्नल बोलते हैं। सेकंड स्टेप आपकी थी क्लासीफाई करना, फिर आपने जो डिफरेंट जर्नल में जो डिफरेंट डेट को एक ही ट्रांजेक्शन रिलेटेड एंट्री की है उन सभी ट्रांजेक्शन को समरी करके आप उसमें एक लेजर में लेके आते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। जब परचेज की एंट्री है तो परचेज को एक जगह इकट्ठा करेंगे, सेल से रिलेटेड है सेल को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो इसको आप क्लासीफाई करना बोलते हैं, और ये जो इस बुक में करते हैं आप उसे लेजर बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेप थी समरी, आप लेजर के बेस पे समरी प्रिपेयर करते हैं। समरी मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आता है जनरली, जो आपको प्रॉफिट और लॉस और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बताता है कि आपकी एसेट लायबिलिटी कितनी है बैलेंस शीट में। फिर आप एनालिसिस करते हैं कि आपका प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों घटा है। और बैलेंस शीट में भी आप एसेट लायबिलिटी का एनालिसिस करते हैं कि एसेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। मेनली आप इसमें रूट कॉज देखते हैं, कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं फिफ्थ पे, इंटरप्रीट करना। इंटरप्रीट मतलब किसी चीज़ का निचोड़ लेके आना और बहुत डीप में जाके एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रीट करना। फिर आपका ये जो रिजल्ट निकल के आया, जो आपने फाइंड आउट किया कि भाई हमारी इस वजह से प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, या इस वजह से हमारी एसेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो जो भी आपने रीज़न निकाले उनका इंटरप्रिटेशन निकालना, आप उनको डीप में जाके एनालिसिस करते हैं कि ठीक है इस बार तो ऐसा हो गया, तो अगली बार हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ ना हो, या फिर हम ऐसा क्या करें कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो। उसके लिए आप बहुत सारे टूल और टेक्निक्स की सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे ग्राफ बना सकते हैं समझाने के लिए, ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। जैसे आपने ग्राफ देखा होगा कि किसी इस महीने ज़्यादा हो रही है सेल, फिर कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, तो ये आप ग्राफ बना के इंटरप्रेट कर सकते हैं। रेशो एनालिसिस, आप रेशो पढ़ेंगे, आप 12th में भी आप पढ़ के हैं, रेशो निकाल सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट ये था, इस प्रॉफिट और सेल का क्या रिलेशन था, लास्ट ईयर सेल पे आपका प्रॉफिट कितने परसेंट था और इस बार कितने परसेंट है। तो आप रेशियो एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन में ये टेक्निक्स आपकी हेल्प करती हैं समझने में कि किस मंथ में आपकी सेल ज़्यादा थी, किस मंथ में आपकी सेल गिरी है। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि उस महीने हमने ऐसा क्या किया था कि हमारी सेल कम हो गई, या ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है आपका क्लॉथिंग बिजनेस है, अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर मंथ में आपकी सेल ज़्यादा होगी, कुछ पर्टिकुलर मंथ में कम होगी। जिसमें अगर शादियों का सीजन है, फेस्टिव सीजन है, तो सेल बढ़ती है, फेस्टिव सीजन नहीं है तो सेल उतनी नहीं होती। तो ये एनालिसिस आपको ग्राफ के थ्रू पता लग जाएगा। रेशो में आप परसेंट निकाल पाएंगे, कितने परसेंट आप प्रॉफिट कमा रहे हैं अपनी सेल पर। तो ये इंटरप्रिटेशन में आता है, आप डीप में जाके एनालिसिस करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट हुआ। तो अपन ने 5 स्टेप यहाँ तक समझ लिया अकाउंटिंग में। पहली स्टेप होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में आप केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सुनने से बोलने से बार बार याद हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हें ही आप रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल बुक बोलते हैं। आप उस बुक को जर्नल नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन होती है सेकंड स्टेप। क्लासिफिकेशन में जो सेम ट्रांजैक्शन होते हैं आप उन्हें एक जगह लेके आते हैं, उस बुक को आप लेजर बोलते हैं। जैसे सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो सारी डिफरेंट डेट को जो सेल हुई है वो एक जगह सेल के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो उस जहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे उस बुक को लेजर बोलते हैं। इसके बाद आप समरी बनाते हैं लेजर के बेस पे। समरी में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन आता है, जिसमें P&L अकाउंट आता है जो आपका प्रॉफिट या लॉस बताता है, और बैलेंस शीट आती है जो आपकी एसेट और लायबिलिटीज़ को डिनोट करती है कि आपके पास एसेट कितनी है और लायबिलिटीज़ कितनी है। यानी लायबिलिटी मतलब कितना पे करना है आपको, एसेट मतलब जो आपके पोजीशन में है, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स पहुँचाएंगी, वो चीज़ें एसेट में आएंगी। यानी और बैलेंस शीट एक दिन की सिचुएशन बताती है, और जबकि P&L अकाउंट साल भर का सिचुएशन आपको बताता है। एनालिसिस होती है फोर्थ स्टेप। एनालिसिस में आप ये एनालाइज करते हैं कि आप एनालिसिस करते हैं कि आपका प्रॉफिट या लॉस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, और उसके रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेम बैलेंस शीट में भी एसेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उसका आप डीप में जाके एनालिसिस करते हैं।
और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो आपका एनालिसिस निकल के आ गया उसको आप इंटरप्रीट करते हैं, डीप में जाके टेक्निक्स की मदद से एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस महीने हमारी सेल बढ़ी घटी, या हमारे सेल पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ग्राफ रेशो की हेल्प अपन ले सकते हैं। अब 6 और लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेटिंग। आपने पढ़ लिया था अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेटिंग। अब जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाला है कि भाई आपकी सेल ग्राफ से कि सेल इस महीने बढ़ी है घटी है, रीज़न ढूंढ लिया आपने, रेशो में बता दिया कितने परसेंट में प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ इस साल सेल पर। तो आपको अपने ऑनर को बताना होगा, ऑनर यानी मैनेजमेंट को बताना होगा। तो फिर आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट? रिपोर्ट्स भेजेंगे आप अपने ऑनर को, मीटिंग्स बुलाएंगे, उसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखाएंगे अपने ऑनर को, इन्वेस्टर को जिन्होंने पैसे लगाया आपकी कंपनी में, उन्हें आपको सेटिस्फाई करना होगा कि सेल बढ़ी है तो अच्छी बात है। और फिर भी बताना तो पड़ेगा, घटी है तब तो और आपको डीप में जाके उन्हें बताना पड़ेगा कि सेल कम होने के रीज़न क्या है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगा है वो चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे। तो आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे अपने बिजनेस का रिजल्ट कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी आपकी एसेट लायबिलिटी की पोजीशन क्या चल रही है और आपका प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन क्या चल रही है। तभी जो इन्वेस्टर हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप टाइम टू टाइम उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं ऑनर को जिन्होंने पैसे लगाए आपके बिजनेस में, तभी वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये 6 स्टेप होती हैं अकाउंटिंग में, जिनके बेस और इन सबको मिला के जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो पता चलता है। यानी सबसे पहले अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेप थी रिकॉर्डिंग, जिसमें आप बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट होती है क्लासिफिकेशन, यानी आप जो डिफरेंट जगह आपने पोस्टिंग की एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड उन सारी डिफरेंट पोस्टिंग को एक जगह लेके आना, तो इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। और जिस बुक में आप ऐसा करते हैं उसे लेजर बोलते हैं। फिर इसके बाद समरी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। थर्ड स्टेप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका पी एन और बैलेंस शीट आता है। जनरली पी एन अकाउंट तो प्रॉफिट और लॉस बताएगा, बैलेंस शीट आपको एसेट और लायबिलिटी की सिचुएशन बताएगी। एनालिसिस में फिर जो प्रॉफिट लॉस हुआ या उसको आप एनालाइज करते हैं, बढ़ा घटा, और फिर बैलेंस शीट में अगर एसेट लायबिलिटी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई आप उसे एनालाइज करते हैं। फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, किस मंथ बढ़ा है, किस रीज़न से बढ़ा है, कुछ ग्राफ और रेशो कुछ टेक्निक्स की आप मदद देते हैं। और जो भी आपने इंटरप्रिटेशन निकाला, जो निचोड़ निकाला, जो डीप समरी आपने निकाली, वो अपने ऑनर को कम्युनिकेट करते हैं रिपोर्ट्स के थ्रू, मीटिंग बुला के, ताकि ऑनर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अब हम रीड कर लेते हैं आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आपको डीप रीडिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाए। हम पेज नंबर 4 पे थे, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 4, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग देखा है। द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उनको टर्मिनोलॉजी, सेटअप बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला जाता है, अमेरिका में CPA बोला जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। जैसे यहाँ पे ICAI है, ऐसे वहाँ पे द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, 1961 में डेफिनेशन दी थी उसने। क्या? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करना एक आर्ट है। क्लासीफाई करना, समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हैं, मनी में जो ट्रांजेक्शन आते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन इन इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर है, जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। और इंटरप्रीट द रिजल्ट, फिर आप उनकी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो ये 1961 की डेफिनेशन थी, तो ये अधूरी है। इसमें केवल कहा गया है कि आप रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रीट करते हैं। इसमें कम्युनिकेशन का वर्ड नहीं आया है। तो वो अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे नॉलेज आती गई, नए नए डेफिनेशन बनती गई और फिर एक फुल डेफिनेशन बनी जिसमें सारी स्टेप्स को कवर्ड किया गया। इस पर दिस जगह फटाफट पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया, प्यारा है, बोर हो जाएंगे आप। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर लाइन आपको क्लियर हो जाए आपके मॉड्यूल से, ताकि आपका डीप नॉलेज बनती जाए। एज पर दिस डेफिनेशन अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, तो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही अकाउंटिंग है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट बाय फर्स्ट आइडेंटिफाई द इवेंट एंड ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सबसे पहले तो जो मनी में जो ट्रांजेक्शन मेजर किए जा सकते हैं आप उन्हें पहचानते हैं। एंड देन बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर उन ट्रांजेक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। यानी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ना जिनसे पैसा आ रहा है ना जा रहा है, और जो मॉनिटरी नेचर के नहीं है, जिन्हें आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें आप इग्नोर कर देते हैं।
कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल ऑफ टेलीकॉम कंपनी विथ नीड ऑफ कैप्चर और ट्रांजेक्शन, जो टेलीकॉम कंपनी होती है एयरटेल जियो, उनको सारे ट्रांजेक्शन कैप्चर करने होते हैं। ट्रांजेक्शन मेड बाय यूजर, रेजिंग इनवॉइस टू द कस्टमर, रिसिट ऑफ मनी कितना है, पेमेंट टुवर्ड सैलरी कितनी थी, मार्केटिंग पे खर्चा कितना है, एटसेट्रा। लाइकवाइज द इंडिविजुअल रनिंग स्टेशनरी बिजनेस वुड नीड टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप कोई सा बिजनेस करें, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी, आपको सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है बिजनेस में, और रिकॉर्डिंग केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की होती है। पर्सनल ट्रांजेक्शन की तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, जो घर में आप पर्सनल कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिन्हें मनी में मेजर किया जा सके। दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल और सब्सिडी बुक, ऑल्सो नोन प्राइमरी बुक। जर्नल को आप प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। सब्सिडी बुक अगर बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो जनरल में कुछ बुक एक्स्ट्रा मेंटेन की जाती है, जिन्हें आप सब्सिडी बुक्स बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो प्राइमरी बुक बोलने या जर्नल एक ही बात है। एवरी गुड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इंक्लूड सुटेबल क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एज वेल एज देयर समराइजेशन फॉर रेडी रेफरेंस। कोई भी अच्छा बिजनेस होता है तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा, फिर क्लासीफाई करेगा और फिर समरी भी निकालता है। फॉर एग्जांपल द टेलीकॉम कंपनी परफॉर्मिंग 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे टेलीकॉम कंपनी में 1000 ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं एयरटेल, रिलायंस, जियो के। इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पब्लिश ऑल दोज ट्रांजेक्शन फॉर द यूजर टू बी एबल टू मेक अ डिसीजन। आप सारे एक एक कस्टमर के बारे में थोड़ी बताओगे अपने ऑनर को कि हमने इस दिन इतना सामान बेचा, इस दिन, तो फिर ऑनर को अजीब लगेगा, वो समझ भी नहीं पाएगा। आप उन्हें समराइज करके अपने ऑनर को बता दें कि हमें ये प्रॉफिट या लॉस हुआ, और प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है। श्योरली दोज ट्रांजेक्शन नीड टू बी समराइज अप्रोप्रिएटली। आपको बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन हो इन्हें समराइज करना होता है ढंग से, ताकि ऑनर को जब आप पता है तो डिसीजन ले सके कि आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करें या ना करें फ्यूचर में। पेज नंबर 5। आफ्टर द ट्रांजेक्शन इवेंट आर रिकॉर्डेड दे आर ट्रांसफर टू सेकेंडरी बुक्स। जब वो रिकॉर्ड हो जाते हैं तो सेकेंडरी बताया था लेजर में आते हैं, उन्हें एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है सेम ट्रांजेक्शन को इन लेजर। ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम। जो इनकम से रिलेटेड है वो इनकम के अकाउंट में जाएंगे, जो एक्सपेंसेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो एक्सपेंसेस में जाएंगे, जो असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो असेट के अकाउंट में जाएंगे, एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो लाइबिलिटी के अकाउंट में जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के, एंड समराइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में फिर ट्रांसफर होंगे। Essentially the transaction event are to be measured in terms of money। केवल मनी में जो ट्रांजेक्शन मेजर होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी मीन्स मेजरिंग एट द रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री। रूलिंग करेंसी की बात हो रही है, जैसे आपका अमेरिका में बिजनेस है तो ऑब्वियसली वहाँ डॉलर चलते हैं, तो आप जैसे डॉलर में मेजर कर सकें। आपका इंडिया में बिजनेस है तो इंडिया में रुपी चलते हैं तो रुपी मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रुपी इन इंडिया, ये रूलिंग करेंसी होगी इंडिया में जो चल रही है इन फोर्स, डॉलर इन यूएसए एंड लाइन। द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मस्ट हैव एटलीस्ट इन पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। बार बार ये लाइन आ रही है कि फाइनेंशियल नेचर के ही होने चाहिए ट्रांजेक्शन जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन है जिन्हें आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि रिपीटेशन बहुत है और एक बार आपको रीड तो करनी पड़ती है पूरी बुक, इसलिए रीडिंग करना ज़रूरी है। द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ अ बैंक इज एन इवेंट विदाउट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर। एक बैंक ने नई ब्रांच खोली, अपना बैंक नया ब्रांच खोला, तो ब्रांच खोलना कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आप किससे इस तरह रिकॉर्ड करेंगे तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। While the business disposed by branch is an event having financial character। हाँ, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ब्रांच ने अकाउंट खोलना शुरू कर दिया, कस्टमर के पैसे लेना शुरू कर दिया, कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक, लोन देता है एटसेट्रा, तो उन ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग ऑल्सो इंटरप्रीट द रिकॉर्डेड क्लासीफाइड एंड समराइज ट्रांजेक्शन इवेंट। अकाउंटिंग इसी पे डिपेंड करती है कि पहले रिकॉर्ड करिए, फिर क्लासीफाई करिए और फिर समराइज करिए। आगे बढ़ते हैं। However, the above mentioned definition does not reflect the present day accounting function। मैंने कहा था बहुत पुरानी डेफिनेशन 1961 में दी गई है, इसमें केवल 3 ही एक्टिविटी है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना। पर आज की प्रेजेंट डे की सिचुएशन में डेफिनेशन इनसफिशिएंट है, सही नहीं है, तो फिर डिटेल डेफिनेशन दी गई बाद में। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन अकाउंटिंग एंड विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, बट इन मॉडर्न वर्ल्ड विद द डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत बड़ा हो गया मैनेजमेंट, डिफरेंट तरह के लोग आ गए हैं बिजनेस में जो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को समझ पाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं मिक्स चीज़ों को एक जगह लेके आ जाए, डाइवर्सिफाई हो जाना बोलते हैं ना, एक चीज़ डाइवर्सिफाई है। मतलब आप जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने क्लॉथिंग बिजनेस में पैसा लगाया, आपने यूटेंसिल बिजनेस में पैसा लगाया, बर्तन के बिजनेस में लगाया, तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया, आपने एक जगह पैसे लगाए, डिफरेंट जगह पैसे लगाया।
एंड ऑनरशिप। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, ग्लोबलाइज हो चुका है बिजनेस, अब एक कंट्री में एक शहर में नहीं रहता बिजनेस, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। एंड सोसाइटी गेनिंग मोर इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग रिजल्ट हैज इंक्रीज। तो अकाउंटिंग रिजल्ट जो आए आपके, प्रॉफिट हुआ लॉस हो, उसको बताना अपने ऑनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बिजनेस एक तो कॉम्पिटिटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है बिजनेस में, और फिर ऑनर को अपना पैसा डूबने का डर रहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, इसे कम्युनिकेट करना ज़रूरी है आजकल ऑनर को। Therefore, this requirement of communicating and motivating informed judgment has also become the part of accounting as defined in the widely accepted definition of accounting given by American Accounting Association 1966, which treated accounting as। अब 1966 में दोबारा एक नई definition दी गई जिसे widely accept किया जाता है वर्ड में। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक मतलब वही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। टू, परमिट इन्फॉर्म जजमेंट, ताकि निर्णय लेने में एंड डिसीजन लेने में मदद मिल सके यूजर को। यूजर ऑफ अकाउंट मतलब जो आपके ऑनर हैं, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, और भी लोग आते हैं यूजर में अभी, पर हम अभी ऑनर की बात करें तो ऑनर को डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि वो बिजनेस में पैसा लगा है या नहीं, इस बिजनेस को कंटिन्यू करे या नहीं करे। जैसे बहुत सारे बिजनेस करता है एक आदमी, जैसे रिलायंस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डील करता है, वो टेलीकॉम में भी है, वो रिटेल स्टोर में भी आ चुके हैं, तो फिर उन्हें पता होना चाहिए कि किस बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस बिजनेस से कम, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि ये बिजनेस बंद करने में अब फ़ायदा है, क्योंकि ये बिजनेस हमें आगे कमा के प्रॉफिट नहीं देगा। In 1970, the Accounting Principles Board (APB) of American Institute of Certified Public Accountant enumerate the function of accounting as follow। इसने भी फंक्शन बताया अकाउंटिंग क्या काम करती है। The function of accounting is to provide quantitative information, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन देना, प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर क्यों, क्योंकि नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को तो हम लिखते ही नहीं, हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, जो इकोनॉमिक एंटिटी हैं जो आपका बिजनेस कर रही है उनके बारे में, दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जो आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मदद कर सके कि अब ये बिजनेस कंटिन्यू करें, बंद करें, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग दे सके। Thus, accounting may be defined as a process of recording। अकाउंटिंग में सबसे पहले स्टेप होती है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग बोल सकते हैं, फिर समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ टू द पर्सन इंटरेस्ट इन सच इन्फॉर्मेशन। ये सारी स्टेप यहाँ पे कवर्ड हो गई जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। The above definition require accountant to assume a bigger responsibility। अब अकाउंटेंट पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। देन टू मेयरली डू बुक कीपिंग, केवल बुक कीपिंग करना ही काम नहीं है, केवल रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि ठीक है इतना पैसा आया इतना गया, नहीं, अब आपको उसे इंटरप्रीट भी करना होगा, आपको डीप में जाके एनालिसिस भी करना होगा और अपने ऑनर को बताना भी होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंट हैं जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। अकाउंटेंट नीड टू बी रेडी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रेडी फॉर द इंटेंडेड यूजर टू बी एबल टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। आपको बताना होगा अपने यूजर को ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजन, यानी इकोनॉमिक डिसीजन मतलब मॉनेटरी डिसीजन ले सकें कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, ये बिजनेस कंटिन्यू करें या नहीं करें। इसलिए प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं अकाउंटिंग, वो यहाँ पे बता रखे हैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशंस आपने ऊपर पढ़ी, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग कैन बी बेसिकली डिवाइड इन टू पार्ट, दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करिए और यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर उन्हें यूज़ करिए। सबसे पहले तो जनरेट करिए कि पता लगाइए कौन कौन से फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है, और फिर उनको यूज़ कीजिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपनी डिसीजन मेकिंग में, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। अब जनरेटिंग, पहले स्टेप यहाँ पे जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएंगी, स्टेप आपने पढ़नी, फटाफट रीड कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, एज एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट होगा जैसे सेल बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा, इनवॉइस बोलने, कुछ ना कुछ आपको जब सामान खरीदते तो बिल मिलता है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो रिकॉर्डिंग करते हैं।
रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। सबसे पहली बुक होती है जर्नल, जिसे आप प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। दिस बुक में फर्दर डिवाइड इनटू सेवरल सब्सिडी बुक होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो जनरल में डिफरेंट डिफरेंट बुक होती है, जैसे सेल बुक हो गई, परचेज बुक हो गई। बहुत बड़ी बिजनेस है तो सेल बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जनरल में ही उस सेल के ट्रांजेक्शन उस बुक में लिखते हैं, परचेज के ट्रांजेक्शन बुक में लिखते हैं। और अगर छोटा बिजनेस है तो एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग, और पहली बुक होती है जर्नल, जिसे आप प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग डेटा। जो आपने जनरल में रिकॉर्ड किया उसे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, डेटा को लेके आना विद अ व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शनल एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस सो एज टू पुट इन्फॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट एंड यूजफुल फॉर्म। बताया था सेल के ट्रांजेक्शन एक जगह लेके आना, परचेज के ट्रांजेक्शन एक जगह लेके आना। जिस बुक में आप ऐसा करते हैं उसे लेजर बोलते हैं। द बुक कंटेनिंग मतलब इंक्लूडिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड लेजर, आप उस बुक को लेजर बोलते हैं। दिस बुक कंटेन ऑन डिफरेंट पेजेस इंडिविजुअल अकाउंट हेड होते हैं अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। एक ही जैसे ट्रांजेक्शन, सैलरी दी आपने 10 एम्प्लॉय को तो वो एक जगह रिकॉर्ड होगी, 10 के नाम आ जाएंगे। सैलरी अकाउंट लिखा उसमें सैलरी राम, रमेश, मोहन, जिसको भी सैलरी दी वो एक जगह आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर में भी सेपरेट अकाउंट हेड, सैलरी अलग होगी, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। ऑल एक्सपेंसेस अंडर दीज हेड आफ्टर बीइंग रिकॉर्डेड इन जर्नल विल बी क्लासिफाइड अंडर सेपरेट हेड इन लेजर। लेजर में सेपरेट हेड में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल में तो आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आप एक जैसे ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर ईच ऑफ द अबव। इससे पता चलता है कि सैलरी पे कितना खर्चा हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना खर्चा हो रहा है, वाटर बिल पे कितना खर्चा हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। Summarizing, it is concerned with the preparation and presentation of the classified data in a manner useful and internal as well as external user. Internal मतलब ऑनर की बात की जा रही, मैनेजमेंट की। एक्सटर्नल यूजर जिसने आपको लोन दिया है, जैसे बैंक वगैरह लोन देते हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कल को उनका लोन डूब सकता है तो वो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं जनरली। दिस प्रोसेस लीड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग, जर्नल बुक। दूसरी स्टेप हो गई क्लासिफिकेशन करना, लेजर। तीसरी स्टेप हो गई समराइजिंग, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ स्टेप हुई एनालाइजिंग। द टर्म एनालिसिस मीन मैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप उनको डीप में जाके मैथोलॉजिकल कोई मैथड लगाते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनी वन अनलेस दे आर इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर दी गई है, अगर आप उन्हें ढंग से नहीं समझते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं करते, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके नहीं आते, तो आपको ढंग से इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल ऑल आइटम रिलेटिंग टू फिक्स एसेट आर पुट एट वन प्लेस वाइल ऑल आइटम रिलेटिंग टू करंट एसेट आर पुट एट अनदर प्लेस। जो फिक्स एसेट है उन्हें एक जगह लिखिए, करंट एसेट्स को एक अलग लिखिए। इट इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दैट इज प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में यही आता है, बैलेंस शीट और P&L में कंपैरिजन होता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा। आप एनालिसिस करते हैं उसमें डीप में जाके कि आप फिर उसके बाद रीज़न ढूंढना पड़ता है, आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। फिर है interpreting. This is the final function of accounting. It is concerned with the explaining the meaning and significance of the relationship established by analysis of accounting data. जो एनालिसिस से आपको पता चला प्रॉफिट बढ़ा या घटा, फिर आप उसका रीज़न ढूंढते हैं। The recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner, इस तरह से आप एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, निचोड़ निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, that will enable the end user to make a meaningful judgment about the financial condition, ताकि उसका meaningful judgment निकल सके आपकी financial condition के बारे में, profitability के और business operation के बारे में। The financial statement should explain not only what had happened, वो केवल ये नहीं बताती थी क्या हुआ है, बट ऑल्सो वाई इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ आपको ढूंढना पड़ता है। एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, और क्या होना चाहिए था। मतलब प्रॉफिट बढ़ा घटा वो तो ठीक है, पर ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले तो वो ढूंढिए, और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, और अब ऐसा क्या होता कि वो नहीं होती चीज़, प्रॉफिट नहीं घटता, वो रीजंस आपको बताने होते हैं। और लास्ट में कम्युनिकेट करना, रिजल्ट अपने ऑनर को बताना। कम्युनिकेटिंग, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर टू इनेबल देम टू मेक राशनल डिसीजन। राशनल तो लॉजिकल डिसीजन आप अपने ऑनर को फिर बताते हैं कि भैया ये प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से घटा बढ़ा है, ताकि जो ऑनर है वो डिसीजन ले सके। दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग रिपोर्ट। आप उनको
अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखाते हैं, विच इंक्लूड बिसाइड द यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द बैलेंस शीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियो हो सकते हैं, ग्राफ, कोई डायग्राम, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा बना के आप फंड फ्लो स्टेटमेंट तो कैश आया कितना गया या भी आप आगे पढ़ेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो तो आप पढ़ भी चुके हैं, तो कितना पैसा आया गया, किस बिजनेस एक्टिविटी से आया गया, वो आप उनको बताते हैं। The first two procedural stage of process of generating financial information along with the preparation of trial balance are covered the bookkeeping, यानी जो पहली दो स्टेप हैं यानी रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, ये दो स्टेप्स को आप बुक कीपिंग कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बुक मेंटेन कर रहे हैं, आप डे टू डे के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसकी लेजर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये जो दो स्टेप है रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग करने तक, क्लासिफिकेशन करने तक, ये बुक कीपिंग का पार्ट है, ये तो बुक कीपिंग कहलाता है आपका। वाइल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और फिर उसे एनालाइज करना, इंटरप्रीट करना और फिर रिजल्ट ऑनर को कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग स्टेजेस कहलाते हैं। यानी अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बुक कीपिंग भी आ गई और अकाउंट आपका डे टू डे की रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो बुक कीपिंग हो गई, और फिर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं एक इसमें ये पेज नंबर 13 पे दे रखा है, इसको समझाता हूँ। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें अकाउंटिंग भी इंक्लूड है और बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। बुक कीपिंग में केवल आपकी जर्नल और लेजर और ट्रायल बैलेंस तक वो जो है, ये तीनों चीज़ें बुक कीपिंग कहलाती हैं। बुक कीपिंग मतलब सिंपली आप डे टू डे की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल आ जाएगी इसमें जिसे प्राइमरी बुक बोलते हैं, लेजर आ जाएगी और ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, इसे बुक कीपिंग बोलेंगे। इसके बाद की स्टेप्स वो अकाउंटिंग में आएंगी, फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हैं, समराइज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रीट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी स्टेप किस में आएंगे? अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी में दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। अकाउंटेंसी में तो दोनों ही आ गए। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें अकाउंटिंग भी आ गई और बुक कीपिंग भी आ गई। बुक कीपिंग में वापस बता देता हूँ, बुक कीपिंग में केवल रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफिकेशन करना वो बुक कीपिंग का पार्ट है। उसके बाद के स्टेप्स अकाउंटिंग में आते हैं और इन दोनों को ये दोनों किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आती है और अकाउंटिंग भी आती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स।